हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर टेक क्लासेस में। दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इलेक्ट्रीशियन का पेपर सॉल्यूशन का पार्ट दूसरा। ठीक है, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस में जाके उसे देख सकता है, और जिसने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले। ठीक दोस्तों, तो बढ़ते हैं पेपर सॉल्यूशन की ओर। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 38 क्वेश्चन से। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये जेई लेवल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल। इनमें से कौन सा सबसे प्रबल प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। डायमैग्नेटिक मटेरियल मतलब जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। ठीक है, तो ये है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल है, वो होता है ग्रेफाइट। ठीक है, जो पदार्थ होते हैं वो डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, इन 3 कैटेगरी में बटे होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केल्विन ब्रिज इज यूज टू मेजर। जो केल्विन ब्रिज होता है वो क्या मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो केल्विन ब्रिज से दोस्तों हम लोग लो रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम लोग, जो हाई रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग मैगर से यूज करते हैं, मैगर से मापते हैं। एंड जो मीडियम रेंज का रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज से मेजर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पोटेंशियल इनसाइड ए हॉलो स्फीयर चार्ज विथ ए वोल्टेज वी इज। वोल्टेज V से आवेशित एक खोखले गोलक के अंदर का विभव क्या होगा। जो चूंकि दोस्तों जो एक हॉलो स्फीयर कंडक्टर होगा, तो जो अगर वो वोल्टा V से चार्ज है, ठीक है, इस तरह से अगर मान लिया एक हॉलो स्फीयर कंडक्टर है तो उसके अंदर जो वोल्टेज होगा, तो उसके अंदर भी वोल्टेज क्या होगा, V वोल्ट ही होगा। क्योंकि एक हॉलो स्फीयर कंडक्टर में उसके सेंटर से लेके उसके सरफेस तक किसी भी पॉइंट पर जो वोल्टेज होगा वो सेम रहता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज सेम रहेगा। एंड होलो स्फीयर कंडक्टर के अंदर जो फ्लक्स होता है फाई, उसका मान 0 होता है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक डेंसिटी जो होती है उसका मान भी 0 होता है, एंड फ्यूल इंटेंसिटी होती है उसका मान भी 0 होता है। ठीक है, एक होलो स्फीयर के अंदर। अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी टू द मैग्नेटाइजेशन फोर्स इज नोन एज। तो वो क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, तो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी इसको दोस्तों हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड मैग्नेटाइजेशन फोर्स इसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों के रेशियो को, तो रेशियो आई अपॉन एच, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, के। जो के को बोलते हैं वो होता है दोस्तों ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, सुग्राहिता बोलते हैं इसे। ठीक दोस्तों, और इसका मात्रक क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी का मात्रक होता है हेनरी पर मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैज मैक्सिमम इफिशियंसी अराउंड। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो इफिशियंसी होती है वो कितनी होती है। तो ट्रांसफार्मर, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसकी मैक्सिमम इफिशियंसी होती है दोस्तों 50% लोड पर। ठीक है, अराउंड 50% लोड। एंड जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी जो इफिशियंसी होती है मैक्सिमम, वो होती है दोस्तों नियर टू फुल लोड। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू अमीटर करंट ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज 0.99। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट। तो यहाँ पे जो दोस्तों IC अपॉन IE दिया है, कलेक्टर करंट टू अमीटर करंट दिया है 0.99। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ IC अपॉन IB पूछ रहा है, वो कलेक्टर करंट टू IB पूछ रहा है। तो चूंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं जो IE होता है वो IE बराबर होता है IC प्लस IB के। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि IC अपॉन IE का मान रख देंगे क्या, IC प्लस IB इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा 0.99। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम लोग इसको पलट दें, मतलब IC प्लस IB अपॉन IC कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 1/0.99। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा IC प्लस IB अपॉन IC इक्वल टू 1/0.99। ठीक है, तो अब यहाँ पे IC का भाग अलग अलग दे देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस IB अपॉन IC इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ये 2 जीरो ऊपर पहुँच जाएगी, तो कितना हो जाएगा 100/99। तो यहाँ से IB अपॉन IB अपॉन IC जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100/99 माइनस 1 हो जाएगा, जो 1 यहाँ था। तो ये कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा कितना, 100 में से 1/99 IB अपॉन IC। ठीक है, IB अपॉन IC आ गया 1/99। वो पूछ क्या रहा है, जो रेशियो पूछ रहा है वो पूछ रहा है IC अपॉन IB। तो इसको अगर हम लोग उल्टा कर देंगे IC अपॉन IB तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 99।
तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा 99। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धारामापी का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। एक प्रतिरोध आर और 10 वोल्ट की वोल्टता स्रोत को ओम मीटर बनाने के लिए श्रृंखला में धारामापी के साथ जोड़ा गया है। धारामापी का संपूर्ण विक्षेप 1 मिली एम्पियर के अनुरूप है। तो धारामापी आर का मान कितना है, सॉरी प्रतिरोध आर का मान कितना है, ताकि मीटर द्वारा मापित शून्य प्रतिरोध संपूर्ण विक्षेप के अनुरूप हो। तो मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए इसमें जो आर एस एच का मान निकालना है, जो आर लगा हुआ है उसका मान निकालना है, वो कितना होगा। तो मतलब जैसे कि मान लिया, जैसे जब हम लोग अगर एक वोल्ट मीटर को सीरीज में जोड़ देते हैं धारामापी के साथ, तो जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का मान यहाँ पे कितना है दोस्तों, हम लोग निकालेंगे। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का मान यहाँ पे है कितना दिया है, 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर का मतलब 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ये आ गई, एंड 10 वोल्ट की वोल्टता स्रोत से जुड़ा है, तो V बराबर दिया है यहाँ पे 10 वोल्ट। एंड जो मीटर का प्रतिरोध रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस RM बराबर कितना है दोस्तों, यहाँ पे RM जो दिया है, मीटर का जो रेजिस्टेंस है इंटरनल, वो धारामापी का वो है 1 ओम। ठीक है, RM 1 ओम है। अब वो पूछ रहा है जो वोल्टेज का जो रेजिस्टेंस R है, वो RSH इसको बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस या सीरीज भी कुछ भी बोलते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस बोल रहे हैं इसका, जब वोल्ट मीटर के साथ जुड़ा है। तो RS का मान पूछ रहा है वो। तो जब हम लोग यहाँ से एक फार्मूला होता है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का जो फार्मूला होता है वो होता है IF बराबर V/RM प्लस RS। ठीक है, तो यहाँ पे IF फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना है, ये है 10⁻³ इक्वल टू V का मान दिया है दोस्तों 10 वोल्ट, एंड RM का मान है 1 प्लस RS, ये RS का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस RS इक्वल टू 10/10⁻³ यहाँ नीचे आ जाएगा 10⁻³ तो ये 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। तो 10 इंटू 10⁻³ तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 1 प्लस RS बराबर हो जाएगा 10⁻⁴। तो RS बराबर कितना निकल आएगा, तो ये 10⁻⁴ को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 10,000 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 9,999 ओम। ठीक है, जो RS का मान आएगा वो आ जाएगा 9,999 ओम। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, व्हाट इज द पीक टू पीक वोल्टेज ऑफ 250 वोल्ट AC। 250 वोल्ट AC की शिखर से शिखर वोल्टता कितनी है। पीक टू पीक मतलब मान लिया एक हम साइन वेव बनाएं इस तरह से। ठीक है, अगर साइन वेव बनाएं फुल साइकिल में, मान लिया उसकी जो 250 वोल्ट है वो दोस्तों होता है क्या, RMS मान दिया है यहाँ पे AC का। तो पीक टू पीक मान लिया VM, ये पीक वोल्टेज है, एंड नेगेटिव में यहाँ पे पीक वोल्टेज है। तो जो वो पूछ रहा है वोल्टेज, वो टोटल पूछ रहा है पीक टू पीक वोल्टेज मैक्सिमम कितनी होगी। ठीक है, पीक टू पीक वोल्टेज बोल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग इसका जो RMS मान दिया उसका हम लोग मैक्सिमम मान निकालें, क्या होगा साइन वेव का। तो ये हो जाएगा दोस्तों जो VRMS बराबर क्या होता है, VM/√2। ठीक है, तो VM बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, VRMS दिया है 250 इंटू √2 कितना है 1.414। ठीक है, तो जब हम लोग इसको निकालेंगे तो VM बराबर क्या आ जाएगा, ये आता है दोस्तों लगभग 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये दोस्तों VM सिंगल के लिए पीक वैल्यू आई, एंड पीक टू पीक बोल रहा है, तो दोनों साइकिल की हाफ एंड हाफ साइकिल दोनों को जब दोनों का पीक वैल्यू का मान निकालेंगे हम लोग, तो जो वोल्टेज होगा, जो पीक वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा 2 VM। ठीक है, तो जो पीक टू पीक वैल्यू हो जाती है 2 VM, तो 2 इंटू 353 पॉइंट समथिंग कुछ रहेगा। तो जब हम लोग इसको गुणा करेंगे कितना, ये हो जाएगा 353 पॉइंट इंटू 2, जब इसका गुणा करेंगे तो ये आता है लगभग 70707 समथिंग करके। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पीक टू पीक वैल्यू होगी 250 वोल्ट AC की, वो होगी 707 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, ए वोल्टेज ऑफ V sin 40 इज अप्लाइड टू ए प्योर कैपेसिटर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करंट थ्रू द कैपेसिटर। एक प्योर कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो है V sin 40। तो जो कैपेसिटर के केस में दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री लैग करता है, मतलब करंट जो होगी वो 90 डिग्री लीड करेगी। तो जो करंट आएगी वो क्या होगी, वो होगी दोस्तों क्या, A, मतलब यहाँ पे करंट के लिए एम्पियर A sin
40 प्लस पाई बाई 2, मतलब 90 डिग्री लीड करती हुई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ये हो जाएगा ए साइन 40 प्लस पाई बाई 2। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ वोल्टेज फ्रॉम ए सोर्सेज V बराबर, ये इक्वेशन दी है V की, एंड व्हाट इज द पावर डिसिपेट इफ दिस वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है रजिस्टर, तो पावर डिसिपेट निकालना है। तो ये जो V का इक्वेशन दिया है, V बराबर दिया है दोस्तों 3 साइन 20t प्लस 4 साइन 3t। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो इसमें जो V की जो इक्वेशन होती है उसमें जो V ये 3 साइन 20t प्लस 4 साइन 3t दिया है, तो ये इक्वेशन क्या होती है, Vm साइन थीटा इस तरह करके होती है। तो इसमें इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट जिस तरह से जुड़ते हैं वैसे ही। तो यहाँ पे जब हम लोग इसका VRMS मान निकालते हैं, टोटल इक्विवेलेंट, तो इसको हम लोग इस तरह से निकालते हैं, क्या होता है कि Vm/√2 अगर 1 है तो Vm/√2 का स्क्वायर प्लस Vm/2√2 का स्क्वायर, इस तरह से AC कंपोनेंट को उसकी RMS वैल्यू से स्क्वायर कर देते हैं। एंड अगर यहाँ पे DC कंपोनेंट होता तो उसको डायरेक्टली स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हम लोग VRMS निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूल के अंदर Vm पहला क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 बटे √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 एंड √2 का 2, तो ये हो जाएगा 16 9 25/2, तो ये हो जाएगा 5/√2। ठीक है, VRMS का मान आ जाएगा 5/√2। जब VRMS का मान 5/√2 एंड R का मान है 10 ओम, तो अब यहाँ से पावर डिसिपेट निकालेंगे हम लोग। P क्या बराबर क्या होता है, V²/R। तो V स्क्वायर क्या हो जाएगा, V बराबर जो आ गया हम लोगों का 5/√2, तो ये हो जाएगा 25/2 इंटू R का मान कितना है अपना 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25/20। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये आएगा 20 का भाग अगर 25 में देंगे तो एक बार जाएगा, एंड 25 दूनी 50 एंड 25 पंचे सॉरी 20/100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1.25 वाट। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉस इन ए डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में कौन कौन सी हानि होती हैं, तो डीसी जनरेटर में दोस्तों कॉपर लॉस, आयरन लॉस, मैकेनिकल लॉस, ऑल ऑफ द एबव। तो ये सारे के सारे लॉस होते हैं डीसी जनरेटर में। अगला क्वेश्चन, इन एन इंस्ट्रिक्सिंग सेमीकंडक्टर, मतलब नैज अर्धचालक, नैज अर्धचालक मतलब ये शुद्ध सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है कि शुद्ध सेमीकंडक्टर में क्या होता है। तो एक प्रकार का जो शुद्ध सेमीकंडक्टर होता है उसमें दोस्तों जितने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही होल्स होते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन ए ट्रांजिस्टर बेस्ड ऑसिलेटर द टोटल लूप गेन रिक्वायर्ड टू सस्टेन ऑसिलेशन एज। तो ट्रांजिस्टर आधारित दोलित्र में दोलन जारी रखने के लिए आवश्यक कुल पास लब्धि होती है लगभग, तो ये होती है दोस्तों 1। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रिक बल्ब विथ रेटिंग 100 वाट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 220 वोल्ट सप्लाई, लेट द पावर डिसिपेट बाई W1, then the same bulbs are connected in parallel to the same supply, let the power dissipate V W2। तो W1/W2 निकालना है। तो क्या कह रहा है दोस्तों, 100 वाट एंड 220 वोल्ट के जो दो बल्ब हैं वो पहले सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, तो उनकी जो पावर डिसिपेट है वो W1 है, एंड बाद में पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनकी पावर जो है डिसिपेट वो W2 है। तो W1/W2 पूछ रहा है, तो हम लोग सबसे पहले W1 निकाल लेंगे। अगर सीरीज में दो सेम रेटिंग के बल्ब जुड़े हैं तो उनकी जो टोटल इक्विवेलेंट पावर डिसिपेशन होगी वो होगी क्या, 100 वाट इंटू 100 वाट अपॉन 100 प्लस 100। ठीक है, इस तरह से होती है कि अगर W1 निकालेंगे तो P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2, ये सीरीज के लिए होते सॉरी हाँ सीरीज के लिए होती है जब दो बल्ब अगर सीरीज में जुड़े हैं सेम रेटिंग के। अगर ये पैरेलल में जुड़े होते हैं तो जो पावर होती है डिसिपेट टोटल वो हो जाती है P1 प्लस P2। ठीक है, तो इस तरह जब हम लोग निकालेंगे तो 100 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 100, तो ये हो जाएगा कितना 100 इंटू 100 अपॉन 200। तो 200 से जब हम लोग इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 50 बार। ठीक है, तो W1 का मान आ जाएगा दोस्तों 50 एंड W2 का मान आ जाएगा, पैरेलल में दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 200 वाट। तो अब यहाँ पे W1/W2 पूछ रहा है, तो 50/200 अगर हम लोग करेंगे तो ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा दोस्तों 0.20 दूना 40 बचेगा 10, तो हो जाएगा 100, 20/100 0.25। ठीक है, ये W1/W2 निकलेगा 0.25। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द वोल्टेज अप्लाइड टू ए रजिस्टर
decreases by 1% and the value of resistance increase by 1%, what is the approximate change in the power consumption in the resistor? क्या कह रहा है कि एक रजिस्टर में अगर वोल्टेज को 1% कम कर दें एंड जो उसका मान है रजिस्टर्स का, उसका मान अगर 1% बढ़ा दें तो जो शक्ति उपभोग में लगभग कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो मान लिया जैसे कि अगर पहले हम लोग मान लें उसमें जो पावर थी वो V1/R1 V1² थी, ठीक है, जो उपभोग कर रहा था। अगर उसमें वोल्टेज में 1% की कमी कर दें, ठीक है, तो मान लिया जो P2 होगा वो मान लिया अगर हो गया 1% कमी करने से 9091 V1², ठीक है, टोटल, एंड R1 में 1% की बढ़ोतरी कर रहा है तो ये मान लिया 101 R1, ठीक है, ये हो गया, ये P2 होगी दूसरी पावर, एंड P1 ये हो गया। तो जब इसका परसेंटेज हम लोग निकालेंगे कि कितना परसेंट परिवर्तन होगा, तो हम लोग कैसे निकालते हैं परिवर्तन, मतलब जो उसमें अंतर निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, P2 माइनस P1/P2 इंटू 100 करेंगे। तो जब ये टोटल हम लोग इसका निकालते हैं मान इस तरह से करके, जो P2 माइनस P1/P2 इंटू 100, इस तरह से जब हम लोग मान निकालने की परसेंटेज वाला, तो आता है लगभग 97% के अप्रॉक्स, ठीक है। तो जो पावर में चेंजेस होगा वो बचेगा 97% के आसपास। तो उसमें लगभग परिवर्तन कितना हो गया, पहले 100 था, अब 97 बचा पावर कंजप्शन, तो कितना परसेंट हो गया? तो इसमें जो पावर कंजप्शन में जो चेंज हो गया वो हो गया -3%, मतलब 3% कम हो गया उसका पावर कंजप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फिलामेंट रेजिस्टेंस ऑफ 20 वाट बल्ब एंड 40 वाट बल्ब बोथ रेटेड टू सेम वोल्टेज ऑफ ऑपरेशन इज इन द रेशियो। क्या कह रहा है कि दो समान वोल्टेज के जो बल्ब हैं 20 वाट एंड 40 वोल्ट के हैं, तो उनका जो रेजिस्टेंस है उसका अनुपात निकालना है। तो 20 वाट एंड, तो मान लेंगे हम लोग P1 बराबर क्या होता है, V²/R1, जो कि वोल्टेज समान सेम वोल्टेज रेटिंग के हैं, एंड इसी तरह यहाँ आप कर देंगे P2/V²/R2, ठीक है। तो V² से V² कैंसिल हो जाएगा, P1 बराबर कितना है 20 वाट एंड P2 बराबर 40 वाट, एंड जी R बराबर हो जाएगा R2/R1। तो ये कितना हो जाएगा 20 दूनी 40 1:2, ठीक है। तो जो R2/R1 आएगा वो आएगा दोस्तों 1:2, एंड R1/R2 कितना आ जाएगा, वो R1/R2 पूछ रहा है, तो R1/R2 हो जाएगा 2:1, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टू रजिस्टर विथ रेजिस्टेंस R एंड 2R रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो रजिस्टर हैं, एक R ओम का एंड एक 2R ओम का, ये R का हो गया, ये 2R ओम का है, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ठीक है। इफ पावर कंज्यूम्ड इन रजिस्टर विथ रेजिस्टेंस R इज 20 वाट, जो R ओम का रेजिस्टेंस है अगर वो 20 वाट की पावर खपत कर रहा है, तो व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड इन रजिस्टर विथ रेजिस्टेंस 2R के अक्रॉस जो पावर कंजप्शन है वो कितना होगा? तो R जो है वो कर रहा है दोस्तों 20 वाट की पावर खपत, तो हम लोग यहाँ पे R लगा देंगे, P बराबर लगा देंगे क्या, V²/R2 P1। तो जो P1 दी है वो है 20 वाट खपत कर रहा है, V² सेम है, एंड R2 कितना है दोस्तों, मान लिया R है, ठीक है, R में कर रहा है वो 20 वाट, तो V² बराबर हो जाएगा 20R, ठीक है। V² का मान निकल के आ गया 20R। अब जो चूंकि दोस्तों पैरेलल सर्किट है, तो पैरेलल सर्किट में जो वोल्टेज होगा वो दोनों के अक्रॉस सेम होगा, ठीक है, दोनों ब्रांचों में सेम होगा वोल्टेज ड्रॉप, तो V² का मान आ गया 20R। अब यहाँ से हम लोग अगले रजिस्टर में मान निकालें 2R वाले रजिस्टर में, तो उसके लिए हम लोग P बराबर लगा देंगे, क्या हो जाएगा, P बराबर लगा देंगे V²/2R टोटल रेजिस्टेंस। तो V² का मान कितना है 20R/2R, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, एंड 20 2 से कटेगा कितनी बार, 10 बार। तो जो 2R में पावर कंजप्शन होगी वो हो जाएगी दोस्तों 10 वाट, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द कॉमन इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन निकेल आयरन सेल इज। तो निकेल आयरन सेल में जो कॉमन इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है दोस्तों KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए साइनसोइडल फ्लक्स विथ पीक वैल्यू 0.1 वेबर लिंक्स विद द सेकेंडरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर, इफ नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी इज 10, कैलकुलेट द RMS वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी, सप्लाई फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज। वो क्या पूछ रहा है दोस्तों, RMS वैल्यू पूछ रहा है इंड्यूस्ड EMF की सेकेंडरी में जो इंड्यूस्ड हुआ है ट्रांसफार्मर में। तो उसका क्या होता है दोस्तों फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला होता है जो ERMS बराबर होता है, क्या होता है, वो होता है 4.44 F∅m मैक्सिमम इंटू N2, ठीक है। सेकेंडरी में पूछ रहा है तो N2, अगर प्राइमरी में पूछता तो N, ठीक है। तो हम सभी का मान रख देंगे, तो ERMS बराबर जो निकलेगा 4.44 इंटू F का मान कितना है 50 हर्ट्ज, एंड ∅m का मान है दोस्तों 0.1 वेबर,
एंड N2 कितना है 10। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.44 इंटू, यहाँ पे एक अंक का बाद दशमलव है तो ये 0 कैंसिल, ये 10 कैंसिल हो जाएगा इससे, तो ये कितना बचेगा दोस्तों 50। जब इसका हम लोग 4.44 इंटू 50 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 0 एंड 5 चौको 20 की 0 हासिल आएंगी 2, ये 2 एंड 222, तो 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो कितना आएगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा सेकेंडरी में वो होगा ईआरएमएस बराबर ये आ जाएगा दोस्तों 222 वोल्ट। ठीक है, ये यहाँ पे दोस्तों पॉइंट आ रहा है, गुणा करने में कोई गलती है क्या, देखते हैं दोस्तों क्या था 4.44 इंटू 50 इंटू 0.1 इंटू 10 अगर करेंगे तो 0.1 से 10 ये हट जाएगा एंड इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा दोस्तों 222 वोल्ट के समथिंग ये आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, कैलकुलेट द ईएमएफ जनरेटेड बाय ए 10 पोल वेव बाउंड जनरेटर हैविंग 100 स्लॉट एंड विथ 10 कंडक्टर्स पर स्लॉट व्हेन ड्राइवन एट 1200 आरपीएम, द फ्लक्स पर पोल इज 0.01 वेबर। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ रहा है जनरेटर में, तो चूंकि दोस्तों यहाँ पे हम लोग टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर निकालेंगे, जेड का मान कितना हो जाएगा 100 स्लॉट्स हैं एंड उनमें से पर कंडक्टर कितना मतलब पर स्लॉट कितने कंडक्टर डले हुए हैं 10, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी 1000। ठीक, अब हम लोग जो जनरेटर का ईएमएफ होता है, जनरेटेड ईएमएफ का फार्मूला होता है वो होता है ई नॉट बराबर ZN P5/60A। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सभी सब कुछ सबका मान रख देंगे, तो क्या होता है ई नॉट बराबर होता है जेड का मान कितना आ गया दोस्तों 1000, एन का मान कितना है दोस्तों 1200 आरपीएम, ZN P का मान कितना पोल है दोस्तों 10, ZN P5 कितना है 0.01 अपॉन 60A बराबर क्या है दोस्तों, जो कि वेव बाइंडिंग है तो ए बराबर हो जाएगा 2, अगर लैप बाइंडिंग होता है तो ए बराबर हो जाता है P। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब इसको हम लोग जब काटेंगे तो 60 दूनी ये हो जाएगा 120। ठीक है, 120 अगर हम 1200 को काटेंगे 120 से तो ये कट जाएगा कितनी बार दोस्तों 10 बार। ठीक है, 10 बार ये कट जाएगा, ये 2 अंक बाद दशमलव है यहाँ पे, तो इस 2 अंक बाद दशमलव से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा जो ई नॉट आएगा दोस्तों, तो वो आ जाएगा हम लोगों का 1000 वोल्ट। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो होगा 1000 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी ऑफ ए 50 हर्ट्ज 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर रनिंग एट 900 आरपीएम। एक 900 आरपीएम में चल रही 50 हर्ट्ज की जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है 6 पोल की, उसकी इफिशियंसी मैक्सिमम कितनी होगी, तकरीबन उसकी इफिशियंसी होगी दोस्तों 90% तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ, जो स्टेरेडियन होती है वो किसकी यूनिट होती है, तो ये होती है दोस्तों सॉलिड एंगल की। ठीक है, ठोस एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। अगला क्वेश्चन, फॉर यूजुअल रीडिंग इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड इज अराउंड, मतलब साधारण पठन के लिए आवश्यक प्रतिदीप्ति इल्यूमिनेशन कितना होना चाहिए, तो ये लगभग 60 से 100 लीमन पर मीटर स्क्वायर पर्याप्त होता है यूजुअली रीडिंग के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फॉर लो हेड एंड लार्ज डिस्चार्ज द हाइड्रोलिक टरबाइन यूज्ड इन, तो हाइड्रोलिक टरबाइन होती है जो लो हेड के लिए, वो होती है दोस्तों कपलान टरबाइन। ठीक है, कपलान टरबाइन का यूज हम लोग लो हेड के लिए एंड लार्ज डिस्चार्ज के लिए यूज करते हैं, एंड जो पेल्टन व्हील होती है वो हाई हेड के लिए यूज होती है, एंड जो फ्रांसिस टरबाइन होती है वो मीडियम हेड के लिए यूज होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन न्यूक्लियर रिएक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल एम्प्लॉय इन कंट्रोल रोड्स टू रेगुलेट फिजन रेट, मतलब फिजन रेट को कम करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए किस मटेरियल की हम लोग रॉड यूज करते हैं, तो वो होती है दोस्तों कैडमियम की बनी हुई। ठीक है, कैडमियम की छड़ों का इस्तेमाल हम लोग उसमें कंट्रोल रोड के यूज में करते हैं। ठीक है, एंड क्या होता है दोस्तों, एंड मॉडरेटर के रूप में हम लोग कैसे यूज करते हैं दोस्तों, तो मॉडरेटर के रूप में दोस्तों जो यूज होता है वो ग्रेफाइट एंड हैवी वाटर ये सब यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच रेंज ऑफ वोल्टेज इज रिफर्ड एज लो वोल्टेज, मतलब किस प्रकार की वोल्टेज रेंज जो होती है वो निम्न वोल्टेज कहलाती है, तो दोस्तों 11 केवी से नीचे की जितनी भी वोल्टेज होती है वो सभी लो वोल्टेज कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे दोस्तों। ठीक है, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग। देखते हैं 69, स्थायी चुंबक से बना हुआ होता है, मतलब परमानेंट मैग्नेट आर मेड अप ऑफ, जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो दोस्तों एल्निको से सेमेरियम कोबाल्ट एंड नियोडियमियम, ये तीनों के बने होते हैं दोस्तों, ऑल ऑफ द एबव, जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं इन तीनों से बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोटर यूज्ड इन लोकोमोटिव इज,
मतलब लोकोमोटिव में कौन सी मोटर यूज करते हैं, तो ये होती है दोस्तों डीसी सीरीज मोटर, जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क मोटर होती है एंड इसको विदाउट लोड नहीं चलाते। ठीक, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, इन एन इंडक्टर द करंट चेंज फ्रॉम 0 to 10 एम्पियर इन फॉर्मली इज इन 20 सेकेंड टाइम, द इंड्यूस्ड वोल्टेज इज 2 वोल्ट, व्हाट इज द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। तो इंडक्टर का इंडक्टेंस पूछ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों 20 सेकंड में जो करंट है वो 0 से 10 एम्पियर तक परिवर्तित हुई है। तो जो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है करंट के रूप में वो क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो एल डी आई बाई डी टी होता है। तो यहाँ पे ई का मान दिया है दोस्तों 2 वोल्ट एंड इंडक्टर का इंडक्टेंस एल का मान पूछ रहा है एंड जो परिवर्तन है करंट में वो कितना है दोस्तों 10 एम्पियर, कितने समय में 20 सेकेंड में। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये एल बराबर आ जाएगा हम लोगों को कितना 4 हेनरी। ठीक है, एल बराबर हो जाएगा 4 हेनरी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द लीकेज करंट ऑफ ए डायोड, डायोड के लीकेज करंट के संबंध में क्या सही है। तो इंक्रीज विद टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, ये भी सही है। प्रोड्यूस बाय माइनॉरिटीज कैरियर, ये माइनॉरिटीज कैरियर के कारण प्रोड्यूस की जाती है, ये भी सही है दोस्तों, उसके द्वारा उत्पन्न होती है। एंड एकर्स इन रिवर्स बायस डायोड, तब रिवर्स कंडीशन में, ये रिवर्स कंडीशन में लीकेज करती है ज़्यादा, मतलब बढ़ती है, ये सही है। तो ऑल ऑफ द एबव, तो ये सारे के सारे जो कथन है वो सही है लीकेज करंट के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, द पीक वोल्टेज एट द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज 20 वोल्ट, व्हाट इज द एवरेज वोल्टेज ऑफ द रेक्टिफाइड वेव, क्या होगी। तो यहाँ पे जो दिया है वी एम बराबर दिया है दोस्तों कितना, वी एम बराबर दिया है 20 वोल्ट एंड हाफ वेव के लिए जो एवरेज वैल्यू होती है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वी एवरेज क्या होता है दोस्तों, वी एम बाई पाई। ठीक है, तो यहाँ पे वी एम दिया है 20 एंड पाई बराबर कितना होता है दोस्तों 22/7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10/11, ये कितना हो जाएगा 70/11। तो ये कितना आएगा दोस्तों, जब हम इसका भाग देंगे तो ये आता है 6.36 वोल्ट के समथिंग। ठीक है, 6.36 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, इन ए ट्रांजिस्टर द कलेक्टर करंट इज 4.5 मिली एम्पियर एंड बेस करंट इज 20 माइक्रो एम्पियर, द एमीटर करंट इज। तो यहाँ पे कलेक्टर करंट दिए दोस्तों 4.5 मिली एम्पियर, आई सी बराबर दिया है 4.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर एंड बेस करंट आई भी दिया है कितना 20 माइक्रो एम्पियर। तो इसको हम लोग एम्पियर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 10⁻6 एम्पियर, ये मिली एम्पियर में है। तो इसको भी हम लोग अगर मिली एम्पियर में कर लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.02 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो जो आई सी निकलेगी वो आएगी 4.5 मिली एम्पियर। ठीक है, एंड जो आई बी आएगी वो आ जाएगी दोस्तों कितनी 0.02 मिली एम्पियर। तो अब आई बराबर क्या होता है, आई बी बराबर होता है आई सी प्लस आई बी। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो 4.5 प्लस 0.02 ये हो जाएगा 4.52 मिली एम्पियर। ठीक है, तो आई जो होगी वो हो जाएगी 4.52 मिली एम्पियर। अगला क्वेश्चन, ए ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कलेक्टर करंट इज 1 मिली एम्पियर एंड अमीटर करंट इज 1.01 मिली एम्पियर, व्हाट इज द डीसी करंट गेन बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो बीटा का मान पूछ रहा है। यहाँ पे हम लोग आई बराबर जानते हैं क्या होता है, आई बराबर होता है आई बी प्लस आई सी। ठीक है, तो यहाँ पे आई बराबर दिया है 1.01 मिली एम्पियर एंड आई बी बराबर निकाल लेंगे हम लोग, आई सी बराबर दिया है 1 मिली एम्पियर। तो आई बी बराबर क्या हो जाएगा 1.01 से -1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.01 मिली एम्पियर। ठीक है, आई बी का मान आ गया 0.01 मिली एम्पियर। अब बीटा बराबर होता है दोस्तों आई सी अपॉन आई बी। ठीक है, तो आई सी का मान कितना है 1 मिली एम्पियर एंड आई बी का मान कितना है 0.01 मिली एम्पियर। तो अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक बाद दशमलव ऊपर चला जाएगा 2 जीरो, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 100। ठीक है, बीटा का मान हो जाएगा 100। अगला क्वेश्चन, इफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 50 ओम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर। ये फिगर दिया है दोस्तों, इसमें इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो दिया है दोस्तों कितना 50 ओम। ठीक है, तो आर का मान निकालना है, ये जो आर है इसका मान निकालना है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 50 ओम है, तो हम लोग पहले इसका इक्विवेलेंट अगर निकालें तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो ये कितना हो जाएगा 20 आर अपॉन 20 प्लस आर। ठीक है, अब ये सारे के सारे हो जाएंगे सीरीज में, तो ये 10 और 10 20 एंड आर, ये हो जाएगा 20 प्लस आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 20 आर अपॉन 20 प्लस आर प्लस 20 प्लस आर। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन बनती है हम लोगों की क्या
ये बन जाती है कुछ इस तरह से। जब हम लोग पूरा इसको सॉल्व करेंगे, कैसे, किसको, 20R/20 + R प्लस 20 + R, ठीक है। अब जो इसका मान है, इसका मान इक्वल दिया कितना है, 50 ओम, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो हमारी इक्वेशन जो कुछ बन के आती है इस तरह से, R² + 10R - 60 = 0, ये इक्वेशन बन के आएगी। तो यहाँ से ये आर के रूप में द्विघात समीकरण बनेगा। तो इसमें आर के दो मान आएंगे। तो एक आर का मान आएगा दोस्तों कितना, एक आएगा तो आर का मान 20 ओम एंड एक आएगा नेगेटिव की 30 ओम, ठीक है। तो नेगेटिव का 30 ओम इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन 20 ओम जो है इसमें वो भी ऑप्शन नहीं है। तो जो आर का मान हो जाएगा इसमें क्या है, इसमें वो ऑप्शन है नहीं, तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, नन ऑफ द एबव, ठीक है। ठीक है, अगर हम लोगों को आंसर इसमें चेक करना है, तो अगर आर बराबर जो 20 ओम आएगा उसको हम रख दें मान यहाँ पे, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 20 और 20 ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो इन दोनों का पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा कितना, 10 ओम, ठीक है। 10 10 10 ये हो जाएंगे 30 और आर का मान है 20, तो 10 10 30 इंटू 20, 20 + 30 = कितना हो जाएगा, 50 ओम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 50 ओम। तो इसका मतलब जो आर की वैल्यू आई है 20 ओम, वो सही है आर का मान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ एरिया ऑफ ईच प्लेट्स इज डबल एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज मेड हाफ। एक पैरेलल के प्लेट कैपेसिटर है, अगर उसमें हम लोग जो उसका एरिया है उसको डबल कर दें एंड जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको हाफ कर दें, तो क्या होगा कैपेसिटेंस। तो चूंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है A ε0ε r/d, ठीक है। तो जो C होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है। तो अगर हम लोग एरिया को दुगना कर दें और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स को आधा भी कर दें, तो जो कैपेसिटेंस होगा वो रिमेन सेम रहेगा, ठीक है। अगर एरिया हम लोग दुगना कर दें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आधा करते हैं, तो जो ए कैपेसिटेंस रहेगा वो रहेगा रिमेन सेम, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन एंड इस पेपर सेट का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट थ्रू द ब्रांच ए बी इन द फॉलोइंग सर्किट। तो ये सर्किट दिया है दोस्तों, इसमें ब्रांच ए बी, इसमें करंट पूछ रहा है कितनी जाएगी। तो हम लोग पहले सबसे पहले इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/r इक्विवेलेंट करके हम लोग निकालेंगे 1/10 + 1/20 + 1/40। तो जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 40। तो ये हो जाएगा 4 + 1/20, यहाँ 2 + 1/40 41, तो ये हो जाएगा 7/40। तो जो आर इक्विवेलेंट निकलेगा वो निकलेगा दोस्तों 40/7। आर इक्विवेलेंट आ गया दोस्तों 40/7। तो यहाँ से आई इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, वी का मान दिया है 10 एंड आई इक्विवेलेंट हो जाएगी 40/7, तो 7 चला जाएगा ऊपर। तो ये कितना आ जाएगी, करंट आ जाएगी दोस्तों 7/4 एम्पियर, ठीक है। जो आई इक्विवेलेंट आ गई दोस्तों, तो आई इक्विवेलेंट यहाँ से जो करंट जा रही है वो जा रही है 7/4 एम्पियर। अब वो इस ब्रांच में पूछ रहा है करंट कितनी जाएगी। तो हम लोग 10 ओम में जाने वाली करंट पता कर लें तो इसमें पता चल जाएगी, या तो इसी में जाने वाली करंट पता कर लें। तो ये दोनों जो रजिस्टेंस है, इन दोनों पैरेलल रजिस्टेंस को हम लोग एक रजिस्टेंस बना लें। तो ये कितना हो जाएगा, 40 × 20 अपॉन ये हो जाएगा 60। तो 20 तिहाई 60। तो जो आर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया कितना, 40/, कितना हो जाएगा ये 3। तो ये 40/3 ये इक्विवेलेंट हो गया। अब 10 ओम एंड 40/3 ओम में डिवाइड करंट निकाल लिया हम, तो ए बी ब्रांच में बहने वाली करंट निकल आएगी। तो हम लोग अब ये लगा दें सीधे कि 40/3 जो यहाँ पे आएगा 40/3 ओम का रेजिस्टेंस, तो हम निकाल लें कि 40/3 ओम में जाने वाली करंट। तो हम लोग जब इसमें करंट डिवाइडेशन रूल लगा देंगे, तो क्या होता है, आई ए बी बराबर निकल के आ जाएगा कि जो करंट डिवाइडेशन 40/3 में जाने वाली करंट होगी, तो टोटल करंट कितनी है, 7/4 एम्पियर इंटू जिस रेजिस्टेंस में पूछते हैं उसके उसे ना लिख के उसके बगल वाला जो रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में उसको लिखते हैं टोटल करंट इंटू अपन दोनों का योग कर देते हैं। तो दोनों कितने, 10 + 40/3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 70/4 अपॉन, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, नीचे 3 है तो 30 40 और 30 ये भी हो जाएगा 70/3, ठीक है। तो ये 70 से ये 70 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा एंड 4 नीचे, ठीक है। तो आई जो ए बी आएगी, अब इसको हम लोग निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 0 दशमलव लगा देंगे तो 7 चौको 28 एंड 7 पना 35। तो जो आई ए बी आ जाएगी इसके अक्रॉस वो हो जाएगी दोस्तों कितनी, आई ए बी ये हो जाएगी 0.75 एम्पियर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा इसरो का इलेक्ट्रीशियन का पेपर सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, ठीक है। तो जिसको अगर वीडियो पसंद आता है तो वो हमारे चैनल PKR टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें
लाइक एंड शेयर करें। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।